हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन का पार्ट 2। इससे पहले मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में एल्केन के प्रिपरेशन का टोटल 3 मेथड आप लोगों को बता दिया था, जिसमें था कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस, उसमें था डीकार्बोक्सिलेशन, उसमें था हाइड्रोजिनेशन। तीन मेथड हम लोगों ने देखा था। आज यहाँ पे चौथा मेथड हम लोग देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त है और बच्चे लोगों को समझने में पढ़ने में बहुत आसानी होती है। बाय उर्ज रिएक्शन। अब सीखोगे आप लोग कैसे होता है उर्ज रिएक्शन में एल्केन का फॉर्मेशन। जैसे कि आपको सबसे पहले कोई भी अगर आप लोगों को एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, जिसका कि रिएक्शन आप लोगों को लिखा हुआ है बच्चों सोडियम मेटल के साथ, ध्यान रखिएगा हमेशा सोडियम मेटल ही होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब आपसे कोई पूछे कि ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, यहां पे वाटर क्यों नहीं रहता है, एक्वाटिक मीडियम क्यों नहीं रहता है, उसका कारण यह होता है बच्चों कि जो सोडियम मेटल होता है वो सोडियम मेटल वाटर के प्रति हाईली सेंसिटिव होता है, पानी के साथ जल्दी रिएक्शन कर लेता है और बना देता है उसका हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। इसलिए यहां पे रखा जाता है ड्राई। ड्राई का मतलब होता है मॉइस्चर फ्री ईथर। मॉइस्चर फ्री ईथर रखते हैं। तो बच्चों आप जानते हो यहां पे क्या करना, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप इसका ले लेना 2 मॉलिक्यूल। एग्जाम में लिखा हुआ नहीं रहेगा 2 मॉलिक्यूल, लेकिन आपको अपने मन से 2 मॉलिक्यूल लेना है और एक एल्काइल हैलाइड को लिखना है लेफ्ट साइड में, बीच में लिखना है सोडियम और फिर एक राइट साइड में लिखना है एल्काइल हैलाइड को, और यहां से चुपचाप बाहर कर देना है 2NX। दोनों एल्काइल हैलाइड में से एक एक हेलोजन को निकाल के सोडियम के साथ मिलाकर के 2NX बाहर कर देंगे। उसके बाद जो यहां पे बचता है R और R के जगह पे जो भी होगा उसको आपस में कंबाइंड कर देंगे। इसको हम लोग कहते हैं कपलिंग कहते हैं, और बाहर हो जाएगा इसके केस में 2NX। यानी कि जो फॉर्मेशन किया है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल एल्केन। आपको कोई पूछेगा कि उर्ज रिएक्शन में ज्यादा बेहतर किस प्रकार का एल्केन बनता है, तो आप कहोगे सिमेट्रिकल एल्केन का यील्ड ज्यादा बेहतर होता है। और इसमें अगर आप ऑड नंबर की बनाने की कोशिश करते हो तो क्या दिक्कत होता है वो आगे देखने वाले हैं। लेकिन सिमेट्रिकल एल्केन कहने का मतलब ये हुआ कोई ऐसा एल्केन जिसमें इवन नंबर में होगा कार्बन का संख्या, जैसे कि 2, 4, 6, 8 इवन नंबर में कार्बन का संख्या होना चाहिए। जैसे कि अगर आप यहां पे एग्जांपल देखें, ये दिया हुआ है अब मिथाइल ब्रोमाइड, और इस मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन बच्चों अगर सोडियम मेटल के साथ दिया और क्वेश्चन में यहां पे लिखा हुआ है ड्राई ईथर, तुरंत समझ जाने का किसी को कहते हैं उर्ज रिएक्शन। यहां पे इसका लेने का 2 मॉलिक्यूल, बिल्कुल 2 मॉलिक्यूल, और 2 मॉलिक्यूल लेने के बाद यहां पे एक लिखने का मिथाइल ब्रोमाइड, बीच में लिखने का सोडियम मेटल, उसके बाद यहां पे फिर से एक लिखने का मिथाइल ब्रोमाइड, और यहां से बाहर क्या करने का 2NaBr। तो 2NaBr बाहर कर दीजिए। उसके बाद ये मिथाइल दोनों का आपस में कपलिंग कर दीजिए, तो यही जो फॉर्मेशन करेगा तो आप कहोगे इसका नाम होता है इथेन, और बाहर हो गया इसके केस में 2NaBr। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन ऐसा एल्काइल हैलाइड है जिसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करेंगे तो फॉर्मेशन करेगा इथेन, तो आप कहोगे यहां पे मिथाइल ब्रोमाइड। यानी कि कोई भी मिथाइल हैलाइड Br के जगह पे आयोडीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं। आप कहोगे दोनों मिथाइल आपस में जुड़ेगा, इथेन का फॉर्मेशन कर देगा। इसी प्रकार से अगर मेरे को यहां पे ऐसा दिया हुआ है CH3CH2 आयोडीन, इसको कहते हैं आइडोइथेन। क्या कहते हैं बच्चों? आइडोइथेन। और इसका रिएक्शन करवाना है सोडियम मेटल के साथ। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ड्राई ईथर को, ड्राई ET2O। ET का मतलब इथाइल, बीच में ऑक्सीजन, दोनों साइड इथाइल, इसको कहा जाता है डाई इथाइल ईथर। अब बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को फिर से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको दोनों साइड एल्काइल हैलाइड को लिख देने का। ठीक है, बातें समझ में आ रही है ना। अब आपको दोनों साइड जब ऐसे लिखना होगा और फिर बीच में सोडियम, तो 2Na आप बाहर कर दीजिए, 2NaI बाहर कर दीजिए। जैसे आपने 2NaI बाहर किया, उसके बाद बचा क्या, इथाइल और इथाइल। आप CH2 के द्वारा इसको जोड़ दीजिए, तो यही फॉर्मेशन करता है CH3CH2, और फिर यहां पे CH2 और फिर यहां पे CH3, और बाहर हो गया इसके केस में 2NaI। आप देख सकते हो ये जो फॉर्मेशन किया है इसको कहते हैं अब हम लोग ब्यूटेन। यस, इथाइल ब्रोमाइड आपने लिया है, इथाइल ब्रोमाइड से यहां पे फॉर्मेशन कर दिया है ब्यूटेन। चाहे आपने इथाइल आयोडाइड लिया है, जो भी ले सकते हो आप, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, तो फॉर्मेशन कर दिया है ब्यूटेन। लेकिन जब मिथाइल आप लेते हो फॉर्मेशन करता है इथेन। अब ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, थोड़ा इसका मैकेनिज्म तो हम लोगों को देखना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। ये तो हो गया सबसे पहले शॉर्टकट मेथड। ठीक है बच्चों, यस।
यू आर राइट। अब सुनिए, इसका मैकेनिज्म आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूं। जो फाउंडेशन के बच्चे होंगे थोड़ा सा उनको मैकेनिज्म में कष्ट होता होगा, लेकिन कष्ट नहीं करिए, आप सीखिए मैकेनिज्म को। सबसे पहले यहां पे जो मेथड होता है उसको कहते हैं आयोनिक मैकेनिज्म। अब सुनिएगा ध्यान से। अब आयनिक मैकेनिज्म के द्वारा सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलता है इस मैकेनिज्म का, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मोस्ट लाइकली। इस रिएक्शन का बेस्ट एक्सप्लेनेशन इसी मेथड से मिलता है, इसलिए कहते हैं इसको मोस्ट लाइकली। बच्चों करना क्या, सो सुनो, यहां पे एल्काइल हैलाइड जो आपने लिया उसका रिएक्शन पहले करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ। दो सोडियम ले लेते हैं, दोनों सोडियम लेकर के और एक एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो R और X के बीच के बॉन्ड को तोड़िए और एक सोडियम के साथ रखिए R को और एक सोडियम के साथ रखिए हेलोजन को, तो बना देता है इसके केस में RNA और साथ में यहां पे टूट करके बाहर होता है NaX। बच्चों अब क्या होता है सो सुनिए, RNA में आपको मालूम है अच्छे तरीके से कि जो RNA है उसमें सोडियम एक मेटल है और R में होगा कार्बन, तो कार्बन होता है नॉन मेटल और नॉन मेटल होता है आप जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब मेटल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यस, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो यहां बनता है Na+, ये बनता है R- और फर्दर यहां पे एक एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल हुआ है, दूसरा एल्काइल हैलाइड बाकी है अभी। इसलिए बच्चों यहां पे आपको जो फाउंडेशन के बच्चे होंगे इनके लिए बता देना चाहता हूं, ये मैकेनिज्म आप लोगों को पढ़ना है 12th क्लास में, तो घबराइएगा मत, टारगेट अचीवर के बच्चे को समझ में आ जाएगा। ये SN2 पाथवे होता है। अब फाउंडेशन के बच्चे घबराना मत कि सर SN2 क्या होता है, अभी बस इतना समझ लीजिए कि SN2 का मतलब होता है इस एल्काइल हैलाइड में से एक तरफ से X- का निकलना, दूसरे तरफ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना साइमल्टेनियसली होता है। साइमल्टेनियसली एक तरफ से X- निकलना, दूसरी तरफ से R- का अटैक करना, यही फॉर्मेशन कर देता है RR और बाहर हो गया इसके केस में NaX। और R के जगह पे आप यहां मिथाइल रख सकते हो, इथाइल रख सकते हो, प्रोपाइल रख सकते हो, ब्यूटाइल रख सकते हो, जो माने आप रखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दूसरा मैकेनिज्म और होता है बच्चों, वो होता है इसके केस में रेडिकल मैकेनिज्म। यस, आप लोग 11th वाले बच्चे इसको पढ़े होंगे, ठीक है। तो रेडिकल मैकेनिज्म भी एक होता है, वो क्या होता है, उसमें ऐसा करते हैं कि दोनों का दोनों एल्काइल हैलाइड एक ही बार में यूज कर लेते हैं। दोनों एल्काइल हैलाइड लेते हैं और फिर लेते हैं सोडियम मेटल। और आप जानते हो सोडियम मेटल के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है ना, 11 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहता है अनपेड के रूप में। यहां पे इसका पहले होमोलिटिक क्लीवेज करता है और एक इलेक्ट्रॉन हेलोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन R के पास, तो यहां पे बचता है 2R रेडिकल और बाहर हो गया 2NaX। तो सोडियम और हेलोजन मिलकर के NaX बन गया और R के ऊपर अभी रह गया एक एक इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक R पे एक एक इलेक्ट्रॉन रह गया अनपेयर्ड। अब क्या होता है, जो R रेडिकल बना वही R रेडिकल अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो यही फॉर्मेशन कर देता है RR। इस तरीके से हम लोग यहां पे दिखा देते हैं, इसको हम लोग रेडिकल मैकेनिज्म से सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है इस मेथड से, ठीक है बच्चों। यस, अब देखिए SN2 मैकेनिज्म और रेडिकल मैकेनिज्म दोनों से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर पूछे जाए कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन किसके द्वारा मिलता है, SN2 के द्वारा, जिसको कि हम लोग कहते हैं आयनिक मैकेनिज्म, जो कि 12th में जाकर के आपको पढ़ना है, 12th वाले सिलेबस में आपको पढ़ना है। अब सुनिए नेक्स्ट यहां से हम लोग देखते हैं, अगर आपको पूछा जाता है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करने वाला हूं यहां पे, आज के क्लास बिल्कुल ईमानदारी से बढ़िया से लास्ट तक देखोगे, पूरा मजा आ जाएगा। रिएक्टिविटी ऑफ RX इन ऊर्ज रिएक्शन, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आने वाला है कि ऊर्ज रिएक्शन में सबसे ज्यादा कौन सा एल्काइल हैलाइड रिएक्टिव होता है, तो मैं बता देना चाहता हूं सबसे ज्यादा होता है RI, उसके बाद होता है RBr, उसके बाद होता है RCl, सबसे वीक सबसे कम होता है रिएक्टिव RF। अगर इसका रीजन अगर आपसे पूछ दे कोई कि ऐसा क्यों होता है कि RF यहां पे सबसे कम रिएक्टिव होता है, इसका कारण यह होता है कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है, सबसे छोटा साइज होने के कारण बॉन्ड लेंथ कम होता है, और यहाँ पे आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है, जल्दी टूटता है बॉन्ड, इसलिए RI, RBr, RCl, RF ये होता है रिएक्टिविटी ऑफ RX। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है एक और डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड,
अगर मान लो कि हेलोजन को फिक्स कर दिया, हेलोजन सभी में मान लो कि आयोडीन दे दिया, या सभी में हेलोजन ब्रोमीन दे दिया, या सभी में हेलोजन क्लोरीन दे दिया, और वेरिएबल क्या दिया, आर। किसी में आर दिया 1 डिग्री, किसी में आर दिया 2 डिग्री, किसी में आर दिया 3 डिग्री। बच्चों यहां पे होता क्या है, यहां पे होता यह है कि 2 आर आपस में कपलिंग करता है, 2 आर आपस में बॉन्ड बनाता है, एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब ये दोनों आर आपस में बॉन्ड कब बनाएगा, जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्सन कम होगा। तो आपको क्या लगता है कहां पे रिपल्सन कम होगा, जो जितना छोटा आर होगा, कहोगे आर का साइज मतलब एल्काइल का साइज जितना छोटा होगा यानी कि रिपल्सन कम होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा यानी कि रेट ऑफ ऊर्जा रिएक्शन ज्यादा होगा। यानी कि अगर आर वेरिएबल है, आप कहोगे सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, उसके बाद होता है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और सबसे कम रिएक्टिव होता है यहां पे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपसे यहां से पूछा जाता है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि अगर आपको यहां पे CH3 Br दिया, एक फर्स्ट ये दिया, उसके बाद CH3 CH2 के साथ एक Br दिया, ये सेकेंड दिया, उसके बाद मान लीजिए कि ऐसा दिया गया CH3 CH के साथ Br एंड CH3 दिया, ये दिया थर्ड, उसके बाद यहां पे एक ऐसा दिया जिसमें कि CH3 CH3 दिया और Br दिया, ये दे दिया गया 4। अगर मेरे से पूछा जाता है रिएक्टिविटी ऑर्डर इन ऊर्ज रिएक्शन, ठीक है, कि ऊर्ज रिएक्शन में ये चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो बच्चों आप लोग यहां पे कहना कि रिएक्टिविटी जो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इन ऊर्ज रिएक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे, सीखने का भी आपको उम्र है, सीखना चाहिए। देखिए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, सबसे कम 4। क्योंकि रिपल्सन अगर ज्यादा होगा ना तो 2 एल्काइल आपस में कपलिंग ही नहीं कर पाएगा, क्लोज आ ही नहीं पाएगा। यहां पर रिपल्सन जितना कम होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होने वाला है। उम्मीद करता हूं मैकेनिज्म आप समझ चुके होंगे, रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये समझ चुके होंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं, अच्छा क्वेश्चन आते हैं। अगर ये सब कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा तो सारे क्वेश्चन को आप लोग फोड़ कर रख दोगे। आगे और अभी बताने वाले हैं एक से बढ़ के एक। देखिए जैसे कि मान लीजिए एक आपको ऐसा देने जा रहा हूं जिसमें कि ये दिया हुआ है CH3 CH2 एंड CH2 के साथ Cl, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। बिल्कुल, अब इस नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड का क्या कहता है बच्चों, यहां से लिखा जाता है कि सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन करते हैं, क्या बनता है, कुछ नहीं करना, अपने मन से इसको 2 मॉलिक्यूल ले लेने का, एग्जाम में लिखा हुआ नहीं रहेगा, 2 मॉलिक्यूल यहां पे लेना पड़ेगा आपको खुद से। और जैसे नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड का 2 मॉलिक्यूल लोगे बच्चों तो बीच में रखोगे सोडियम, और इस तरीके से आप 2 मॉलिक्यूल इसको लिखने के बाद यहां से बाहर करोगे 2NaCl। जी हां देखिए, और जैसे ही 2NaCl बाहर कर दिए अब आप देखोगे क्या बनेगा, CH3 CH2 के साथ फिर CH2 और फिर यहां पे CH3 और बाहर हो जाएगा इसके केस में 2NaCl। आप देखिए कितने कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6। इसी को यहां पे कहा जाता है हेक्सेन। जैसा कि आपने देखा बच्चों, जब मिथाइल हैलाइड था तो बना था इथेन, जब इथाइल हैलाइड था तो बना था ब्यूटेन, और आपको जब यहाँ पे नॉर्मल प्रोपाइल हैलाइड दिया है यहाँ पे फॉर्मेशन करता है हेक्सेन। आप गौर किए होंगे सभी में जो प्रोडक्ट बना एल्केन उसमें कार्बन का संख्या कितना है, इवन नंबर है, सिमेट्रिकल है, 2 है, 4 है, 6 है, ऐसा हो रहा है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार ऐसा पूछेगा आपसे, ये दे देगा अब यहाँ पे CH3 CH के साथ Br एंड CH3। बच्चों इसको यहां पे कहा जाता है अब आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। और आपसे कहा कि इस आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बिल्कुल ऐसा दे दिया। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, 2 मॉलिक्यूल आपको लेना है। सुनिए क्या बनेगा। अब क्या करना है, जिस कार्बन पे आपको हेलोजन है उस कार्बन को सामने लाना है सोडियम मेटल के सामने। तो सोडियम मेटल के सामने आपको वो कार्बन को लाना है
जिस कार्बन पे हेलोजन है। तो देखिए ये कार्बन सामने ला दिया, फिर से इसको सीधा करके एक मॉलिक्यूल और लिख दीजिए। बच्चों ये सब क्वेश्चन एकदम समझने का है, घबराना नहीं है। इस तरीके से सामने हम लोग लिख देते हैं और उसके बाद यहां पे बाहर कर देते हैं 2NaBr। ध्यान से देखिएगा, और जैसे 2NaBr हम लोग यहां पे बाहर करते हैं तो बचता क्या है, बचता है CH3, CH के साथ CH3 एंड CH के साथ CH3 एंड CH3, और बाहर हो जाता है फिर से इसके केस में NaBr। अब आप देखो कोई पूछेगा कि नॉर्मल प्रोपाइल हैलाइड से क्या बनता है, तो कहोगे हेक्सेन, लेकिन आइसोप्रोपाइल हैलाइड रहता है, ब्रोमीन की जगह पे क्लोरीन आयोडीन भी हो सकता है, तो क्या बनता है, आप कहोगे 1 2 3 4, यानी कि 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो कभी कभी डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं पूछता है, कभी कभी घुमा के पूछता है कि कौन ऐसा एल्काइल हैलाइड है, कौन ऐसा एल्काइल हैलाइड है जिसका सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो फॉर्मेशन करता है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। यस, ऐसे घुमा के पूछता है, तो आपको पहुंचना पड़ेगा बातों पे, ठीक है ना। अब देख सकते हो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर में कार्बन है, तो जब भी यहां पे उर्ज रिएक्शन हम लोग बनाते हैं तो इवन नंबर में होता है इसके केस में कार्बन, एल्केन में होता है इवन नंबर में कार्बन। अब देखिए ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, जैसे कि 6 नंबर में देखोगे आपको यहां पे दिया हुआ है CH3CH। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये दिया हुआ है, इसको कहा जाता है अब सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। बिल्कुल, अब इस सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का कहा कि सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके सर। अब जिस कार्बन पे ये हेलोजन दिया हुआ है उसको सोडियम के सामने आपको लिखना है, इस बात को ध्यान रखना है। आप करके देखिए, तो जब तक मैं इसको बना रहा हूं तब तक आप खुद से देख सकते हो। तो यहां पे क्या करना है बच्चों, CH3CH2 ये वाला पार्ट लिख दिया इधर, ये वाला पार्ट इधर लिख दिया, और फिर CH के साथ इधर लिख दो Cl और नीचे लटका दो इधर मिथाइल। ये वाला पार्ट हमने नीचे लिख दिया और ये वाला पार्ट हमने लेफ्ट साइड कर दिया। इसके बीच में लिख देने का 2 सोडियम, क्योंकि हमने 2 मॉलिक्यूल लिया है। फिर CH के साथ यहां पे हो जाएगा CH3 और फिर यहां पे हो जाएगा CH2 के साथ CH3, कोई बात नहीं। अब इसके केस में बाहर कर देने का 2NaCl। अब जैसे ही आपने 2NaCl को बाहर किया तो इसको बाहर करने के बाद क्या बचता है बच्चों, क्या कर रहे हैं, बार बार ध्यान में आ रहा है, जिस कार्बन पे हेलोजन है उसी कार्बन को आपस में जोड़ना है, इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए, जिस कार्बन पे हेलोजन था, तो जैसे जोड़ोगे ये हो जाएगा CH3CH2, उसके बाद CH और फिर यहाँ पे CH3 और फिर CH के साथ हो जाएगा CH3 और फिर यहाँ पे CH2 के साथ CH3 और बाहर हो जाएगा इसके केस में 2NaCl। देख लीजिए ना, खटाक से बन गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आप देखिए इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6, इसका नाम हो जाएगा 3,4 डाइमिथाइल 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। यस, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बना था आइसोप्रोपाइल हैलाइड से, लेकिन 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन जो बना है 1 2 3 4 5 6 वो बना है सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड से। ध्यान रखोगे कभी कभी ऐसा भी पूछता है कौन ऐसा एल्काइल हैलाइड है जिसका हम लोग उर्ज रिएक्शन करेंगे, यानी कि सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन करेंगे, फॉर्मेशन करेगा 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन या 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरीके से आप लोगों को पहले ही प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा। समझ में आ गया ना बच्चों? यस, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। ओके, एक मैकेनिज्म यहां पे और मुझे बताना पड़ेगा, जो आर के जगह पे मिथाइल इथाइल लिया है उसको लेकर के, क्योंकि इस एल्केन के साथ साथ यहां पे कुछ और बनता है, वो भी आपको देखना जरूरी होगा, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि देखिए आपने देखा था आयनिक मैकेनिज्म, देखा था ना। तो आयनिक मैकेनिज्म में क्या देखा था, जैसे कि ये हमने लिया था इथाइल ब्रोमाइड। यस, उस इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन जो करवाया था सोडियम के साथ, वहां आर लेकर के बताया था, यहां सोडियम। देखो तो पहले क्या करना है, एक सोडियम को ले जाना है इथाइल के साथ, ये बना देगा इथाइल सोडियम, और एक बाहर कर देगा इसके केस में NaBr। ध्यान से सुनिएगा। अब इसके केस में जो आयनिक मैकेनिज्म हमने देखा था उसमें क्या करना है, ये टूटेगा Na+CH2- और उसके बाद ये जो है ना इथाइल ब्रोमाइड अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है। और कहा आयनिक मैकेनिज्म में कौन सा मैकेनिज्म होता है, SN2 होता है। मतलब एक तरफ से Br- का निकलना,
दूसरे तरफ से इस नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना साइमल्टेनियसली, जिसके कारण वो जो हम लोग बार बार NaBr NaCl निकाल करके बनाते हैं वो शॉर्टकट तरीका है। मैकेनिज्म रियल में यही है। इसके केस में इस तरीके से बाहर कर दिया और बाहर हो गया यहां पे NaBr। देख सकते हैं, ऐसे हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अब सुनिए, मुझे ये बताने का एक मकसद है कि अगर यहां पे देखें तो मेजर प्रोडक्ट बन गया इसके केस में ब्यूटेन। यस, ब्यूटेन बन गया मेजर। लेकिन याद रखोगे, एल्केन बनाने का जो मेथड है उर्ज रिएक्शन वाला, ये सबसे बेस्ट मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें मेजर प्रोडक्ट बना है एल्केन, लेकिन एल्केन के साथ साथ यहां पे कुछ और बनता है। देखिएगा क्या बनता है। तो साइड रिएक्शन यहां पे क्या होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे पूछ सकता है कि क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट है, ब्यूटेन के अलावा क्या बन सकता है। बच्चों, पहले Na+ CH2- उसको ब्रेक कर दो, और फिर यहां पे क्या होता है, जिस कार्बन पे हेलोजन है वहां पे ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक ना करके ये क्या करता है, जहां से Br- निकल रहा है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से क्या करता है बच्चों, H+ को निकाल लेता है। जी हां, इस CH2- को बॉन्ड बनाना चाहिए था इस कार्बन के साथ जहां पे ब्रोमीन है, लेकिन उसके साथ बॉन्ड ना बना करके H+ को पिक कर लेता है, और H+ निकलता है 2 इलेक्ट्रॉन दे करके। यहां का 2 इलेक्ट्रॉन दे करके जैसे निकलता है, ये यहां पे साइड प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है इथीन। बिल्कुल, आप देखो ना, यहां से Br- निकला इलेक्ट्रॉन लेके, H+ निकला इलेक्ट्रॉन दे करके, दोनों के बीच में बन गया पाई बॉन्ड, और CH2- H+ को पिक किया है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 एंड CH3 में। बाद में कुछ निकल रहा है क्या? हाँ, एक निकल रहा है Na+ Br-। ये जो दोनों बना इसके केस में वो बन गया माइनर। यहां पे साइड प्रोडक्ट के रूप में ये दोनों भी बनता है। तो ध्यान रखिएगा, ऊर्ज रिएक्शन में ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन ही बनता है, इसके साथ साथ यहां पे एल्कीन भी बन सकता है, और इसलिए ये बेस्ट मेथड नहीं होता है एल्केन बनाने का, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्केन के अलावा इसमें कुछ और भी बन सकता है। और जानते हो, ये SN2 हुआ, साइड रिएक्शन के द्वारा जो बना है यहां पे होता है पाथवे E2 होता है। ये सब 12th क्लास में जाकर के पढ़ना है। 11th क्लास के जो बच्चे होंगे घबराएंगे नहीं, जो टारगेट के बच्चे होंगे, अचीवर के बच्चे होंगे, उनको ये सब बात अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्केन के साथ साथ और क्या बन सकता है। आप कहोगे कि सर जी, क्या आप इसको रेडिकल मैकेनिज्म से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। मैं इसको रेडिकल मैकेनिज्म से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। वो कैसे एक्सप्लेन किया जाता है वो भी सिखाता हूं। अरे ये सब सीखोगे तब ना मजा आएगा। आप लोग खाली सोचते हो कि क्वेश्चन बन जाए, पढ़ना चाहते नहीं हो बातों को। पहले देखिए, एक तो आपने बनाया था इसका मेजर प्रोडक्ट, इसको पहले तोड़ा था Br रेडिकल CH2 रेडिकल। ये ऐसा टूटने के बाद फॉर्मेशन किया था इथाइल रेडिकल, और बाहर हो गया था Na और Br मिलकर के 2NaBr, ये बाहर हो गया। तो मेजर जो प्रोडक्ट बनता है, उस मेजर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने क्या सीखा था कि जो 2 रेडिकल यहां पे बना है एल्काइल का, उसका आपस में कपलिंग करना है। नहीं, आपस में जब कपलिंग करते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, और एक एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर कर लिया तो इसके केस में ये हो गया CH3 CH2 के साथ CH3, ये हो गया इसके केस में मेजर। बिल्कुल ये मेजर हो गया। लेकिन यहां भी देखते हैं इस मैकेनिज्म के द्वारा भी साइड रिएक्शन की साइड प्रोडक्ट जो बनता है कम अमाउंट में, माइनर अमाउंट में, वो क्या होता है। तो सीखिए क्या होता है। बहुत ही आराम से हम लोग कह सकते हैं कि होता क्या है, जो ये रेडिकल है, ये रेडिकल को कपलिंग करना था कार्बन के साथ, लेकिन कार्बन के साथ कपलिंग ना करके इस हाइड्रोजन को निकाल लेता है। दिखाता हूं कैसे, सुनिएगा। ये जो रेडिकल है उसको शेयर करना चाहिए था इलेक्ट्रॉन यहां से, लेकिन यहां से नहीं किया, ये इसका कर दिया होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलाइसिस। होमोलाइसिस करता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से आता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आता है, और एक इलेक्ट्रॉन ये यहां रह जाता है। तो इस H रेडिकल का एक इलेक्ट्रॉन जो बचा, इसको पिक कर लेता है CH2 रेडिकल, और ये एक इलेक्ट्रॉन ये मिलकर के बना देता है पाई बॉन्ड, यानी कि बन जाता है इथीन। और साथ में यहां पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जो है H रेडिकल को पिक करता है, ये बन जाता है यहां पे इथेन। आपको पता है एक ही मॉलिक्यूल से क्या हुआ है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, और वही दूसरा मॉलिक्यूल H को एक्सेप्ट किया है। तो अगर किसी रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का लॉस करे, एक ही एक्सेप्ट करे, मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। इसी को यहां पे कहा जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन कहा जाता है। ठीक है,
डिस्प्रोपोर्शियोनेशन इसको कहा जाता है, ध्यान रखोगे। मतलब एक से लॉस हुआ, एक गेन किया, तो जो गेन किया उसका रिडक्शन हो गया, जो लॉस किया उसका ऑक्सीडेशन हो गया, उसी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शियोनेशन कह देते हैं। इस तरीके से इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं रेडिकल मैकेनिज्म से। एक एक बातों को अच्छे से ध्यान रखोगे, कोई फालतू की बातें नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट रहेगा तो। मैकेनिज्म बच्चे हल्ला करते रहते हैं, यही सब मैकेनिज्म है उसका, ठीक है ना, समझ लो बातों को। अब देखिए एक टर्सरी का केस देखते हैं। अगर हम लोग टर्सरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो क्या होता है। अभी तक हमने आपको प्राइमरी का बताया, सेकेंडरी का बताया, लेकिन उसी ऊर्ज रिएक्शन में अगर आप टर्सरी ले लेते हो तब क्या होता है उसको सीखिएगा। अगर ये दिया हुआ है टर्सरी एल्काइल हैलाइड, इसका रिएक्शन बच्चों देता है सोडियम मेटल के साथ, ओके सर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और आपसे पूछता है कि क्या बनेगा। तो एक तो तरीका यह है कि आप कहोगे कि सर जी आपने जो बताया था ना कि इसका 2 मॉलिक्यूल ले लेना है, तो बिल्कुल ले लीजिए, कोई नहीं रोक सकता है, 2 मॉलिक्यूल लीजिए। लेकिन बच्चों जानते हो ये टर्सरी है, 2 टर्सरी एल्काइल हैलाइड जब आपस में क्लोज आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, जिस कार्बन पे हेलोजन है उस कार्बन के साथ अगर ये बॉन्ड बनाने के लिए आएगा ना, यहां पे 3 मिथाइल है उसी कार्बन पे, जिस कार्बन पे हेलोजन है उसी कार्बन पे 3 मिथाइल है, इसका 3 मिथाइल और इसका 3 मिथाइल के बीच में हो जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस। तो क्या लगता है आसानी से पहुंच पाएगा क्या? आसानी से पहुंच नहीं पाता है प्यारे बच्चों। और जब ये आसानी से पहुंच नहीं पाता है इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन नहीं होता है, रिएक्शन तो होता है, बिल्कुल यहां पे प्रोडक्ट बनता है, लेकिन आप इसमें यह नहीं कह सकते हो कि ये मेजर बन सकता है, बिल्कुल नहीं। ये जो कपलिंग हुआ है इसके केस में, इसको कहते हैं, ये जो बना है ये बनता है इसके केस में नेग्लिजिबल अमाउंट, ठीक है, बहुत ही कम नेग्लिजिबल अमाउंट में ये होता है इसके केस में कपलिंग। इसका रीजन कोई पूछेगा आप कहोगे स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण अगर आपको टर्सरी एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है तो ऊर्ज रिएक्शन में कपलिंग करके जो सिमेट्रिकल एल्केन बनता है वो नेग्लिजिबल बनता है, बहुत ही कम बनता है। तो मेजर क्या होता है वो सिखाता हूं, सुनोगे बच्चों। मेजर क्या बना सकते हैं इसके केस में? मेजर प्रोडक्ट ऐसा बनता है, यहां पे CH3 का होल 3 CBr, इसका 2 सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, जो तरीका हमने मैकेनिज्म का सिखाया है। तो एक ब्रोमीन के साथ एक सोडियम और एक सोडियम कार्बन के साथ चला जाएगा, यही फॉर्मेशन करता है इसके केस में, वो करता है CH3 का होल 3 CNA और बाहर हो गया इसके केस में NaBr। बिल्कुल इसको बाहर कर दीजिए। उसके बाद जो यहां पे बचा उसका खेल अब शुरू होगा। CH3 का होल 3 CNA, तो इसको तोड़ेंगे Na+C-, क्योंकि सोडियम एक मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब इसका अटैक होता है इसके केस में दूसरे एल्काइल हैलाइड के ऊपर। कहानी अब शुरू होती है इसके केस में। देखिए होता क्या है, होता यह है कि अगर ये C- वहां जाएगा जहां से ब्रोमीन निकल रहा है, तो जहां से ब्रोमीन निकल रहा है वहां पे C- बॉन्ड बनाने के लिए जाता है, तो वहां पे इसको होता है वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक रिपल्सन होता है। इसके कारण ये C- क्या करता है, जहां से ब्रोमीन निकलता है वहां ना जाकर के बगल वाला कार्बन चाहे ये हो सकता है, ऊपर वाला मिथाइल हो सकता है, चाहे ये हो सकता है, यहां से निकाल लेता है एक H+ को, बिल्कुल। और ये H+ निकलता है अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे करके। एक बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इस दोनों कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और यही फॉर्मेशन करता है बच्चों, आप देखो ना, CH2 डबल बॉन्ड C और उसके ऊपर यहां पे क्या है, 2 मिथाइल है, और उसके साथ आप देखो क्या बनेगा, ये C-, यही C- यहां से एक H+ को पिक करता है, और जब C- H+ को पिक करता है तो ये फॉर्मेशन करेगा कुछ ऐसा, CH3 एंड CH3 और CH3 और यहां पे H, इसको यहां पे कहा जाता है बच्चों आइसोब्यूटेन, और उसके बाद इसको यहां पे कहा जाता है आइसोब्यूटीन। यही जो दोनों बना है इसके केस में, दोनों
इक्वल अमाउंट में बनेगा और दोनों यहां पे हम लोग कहेंगे कि मेजर होने वाला है। जी हां, और वो जो कपलिंग करके आप लोग बनाते हो वो नेग्लिजिबल होता है। तो टर्सरी के केस में कहानी अलग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर है। अक्सर बच्चे फंसते हैं कपलिंग करके उसी को मेजर दिखा देते हैं, लेकिन आप सावधान हो जाएंगे। कार्बन के साथ कपलिंग करने नहीं जाता है यहां पे, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। तो बगल वाला जो कार्बन है, जिस कार्बन पे हेलोजन है ना, वहां रिपल्सन ज्यादा है, तो बगल वाला कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकाल लेता है। तो जिस कार्बन से हेलोजन निकला, जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकला, दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, एल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है इस तरीके से। उम्मीद करता हूं आपको बातें यहां पे पकड़ में आ रही होगी। एक बार आपको ऊर्ज रिएक्शन ऐसा पढ़ा दूंगा ना कि अगर आप ऊर्ज रिएक्शन पढ़ लिया इस तरीके से, तो जिंदगी में आपको किसी भी एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का सिलेबस, कहीं से कोई टेस्ट हो, आपको हमेशा बनेगा क्वेश्चन। बस ध्यान देना है, मैकेनिज्म सीखना है। अब सुनिए, ये हो गया अभी तक सेल्फ ऊर्ज रिएक्शन। अब यहां से आते हैं हम लोग क्रॉस्ड ऊर्ज रिएक्शन। क्रॉस्ड ऊर्ज रिएक्शन कहने का मतलब यह हुआ कि दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड के बीच में रिएक्शन करवाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आंसर लिख देता हूं कि बनता क्या है। आप इसके केस में पहले ही लिख दो एन अनयूजुअल प्रोडक्ट मिक्सचर ऑफ थ्री एल्केन इज फॉर्म्ड। यस, पहले इसको नोट कर लीजिए, एन अनयूजुअल प्रोडक्ट मिक्सचर ऑफ थ्री एल्केन इज फॉर्म्ड। यहां पे आप देख सकते हो कभी भी प्योर एल्केन का फॉर्मेशन नहीं होता इस मेथड के द्वारा। यही कारण है कि ये ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, ये ज्यादा यूजफुल नहीं है। अगर आपको कहेगा कि ऊर्ज रिएक्शन किस प्रकार के एल्केन को बनाने के लिए ज्यादा यूजफुल है, तो आप कहोगे जिस एल्केन में इवन नंबर में होगा कार्बन का संख्या, इवन नंबर में। अगर किसी एल्केन में ऑड नंबर में कार्बन आता है, जैसे 3, 5, 7, 9, उस प्रकार के एल्केन को बनाने के लिए ज्यादा यूजफुल, ज्यादा बेनिफिशियल ऊर्ज रिएक्शन नहीं है। उसका कारण यह है कि उस ऑड नंबर वाले एल्केन के साथ साथ इवन वाला भी 2-2 बन जाता है, तो वहां बन जाता है इम्प्योर एल्केन। प्योर एल्केन का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे कि मेरे प्यारे मोहन, आप देखोगे ऐसा दिया हुआ है कि अगर आपको एक मिथाइल ब्रोमाइड देता है और एक इसके केस में अब आप लोगों को देता है जैसे कि इथाइल ब्रोमाइड देता है, इस दोनों के मिक्सचर को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाने के लिए कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बिल्कुल, और यहां से पूछता है कि अब क्या बनेगा, तो घबराना नहीं है। इससे पहले क्या था, जितना भी मॉलिक्यूल था आइडेंटिकल मॉलिक्यूल था, सारे के सारे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल आपस में कपलिंग करता था। लेकिन अब क्या है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है और यहां मॉलिक्यूल की कमी होती नहीं है। इथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल ब्रोमाइड इस रिएक्शन मिक्सचर में खूब ज्यादा अमाउंट में रहता है। तो बच्चों, यहां पे क्या क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी नंबर 1 कि हो सकता है कि मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल मिथाइल ब्रोमाइड के साथ हो जाए, ऐसा हो सकता है। मतलब मिथाइल जब कपलिंग कर लेगा तो कपलिंग करने के बाद यहां पे फॉर्मेशन कर देगा एक इथेन। जी हां, देखिए किस तरीके से होता है, तो बना देगा पहले इथेन। एक ऐसा भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी नंबर 2 ऐसा हो सकता है कि इथाइल ब्रोमाइड अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर देगा। तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो दूसरा बाहर हो जाएगा 2NaBr। तो इथाइल और इथाइल आपस में कपलिंग करेगा, तो दो इथाइल जब आपस में कपलिंग करता है ना बच्चों, तो यहां पे आप देखोगे ये CH3 CH2 एंड CH3, इसको अभी हम लोग कहते हैं ब्यूटेन। बिल्कुल, इसको ब्यूटेन कहते हैं। और एक इसमें ऐसा भी हो सकता है ना कि एक इथाइल ब्रोमाइड अपने दूसरे मॉलिक्यूल मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो यहां से क्या बाहर हो जाएगा, 2NaBr। इस तरीके से इसको हम लोग बाहर कर सकते हैं। दो अलग अलग जब दिया हुआ है तो एक और यहां पे बन जाएगा, वो बन जाएगा CH3 CH2 एंड CH3, और इसको हम लोग यहां पे कहते हैं प्रोपेन। आप देख सकते हो इस तरीके से टोटल 3 एल्केन का मिक्सचर बनता है। जब आप लेते हो यहाँ पे दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड, तो अगर मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड दोनों का मिक्सचर अगर दिया तो आप कहोगे बनेगा इथेन, बनेगा ब्यूटेन, बनेगा प्रोपेन। यानी ऑड नंबर वाले बनाने के चक्कर में, ऑड नंबर वाला बना तो सही लेकिन इसके साथ साथ 2 बन गया इवन वाला, इसलिए ऑड नंबर जिसमें कार्बन होता है एल्केन में, उसको बनाने के लिए ज्यादा यूजफुल ये
नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है। इसलिए जिसमें इवन नंबर होता है वही ज्यादा यूजफुल है बनाने के लिए, यानी कि सिमेट्रिकल एल्केन को बनाने के लिए उर्ज रिएक्शन ज्यादा यूजफुल होता है। बातें आप पकड़ में, आपको बातें पकड़ में आ रही है ना, अच्छे से आ रही है ना, समझना बातों को, समझोगे तभी आपको अच्छा रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन देता हूं, तुरंत हम लोग बिना पेन उठाए हुए बनाते हैं। देखिए जैसे कि मेरे को एक दे दिया इसके केस में इथाइल आयोडाइड, वेरी गुड, और एक दे दिया इसके केस में नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड, ओके। और दोनों के मिक्सचर को यहां पे कहा कि सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन करवाते हैं, क्या बनेगा? कुछ नहीं करना है, बड़े आराम से बना देंगे। क्या करेंगे? बिना पेन उठाए हुए कैसे बनाएंगे बच्चों? एक ऐसा केस हो सकता है कि इथाइल आयोडाइड का इथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगा, तो दो इथाइल आयोडाइड आपस में कपलिंग करेगा, तो इथाइल और इथाइल आपस में कपलिंग करेगा, तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि सबसे पहले जो फॉर्मेशन करेगा, जब इथाइल इथाइल का कपलिंग होगा तो ये फॉर्मेशन कर देगा इसके केस में ब्यूटेन। क्या कर देगा? ये फॉर्मेशन कर देगा एक सबसे पहले ब्यूटेन। एक ऐसा हो सकता है कि प्रोपाइल और प्रोपाइल आपस में कपलिंग करेगा, तो दो प्रोपाइल आपस में कपलिंग करेगा, इस प्रकार से यहां पे हम लोग कहेंगे फॉर्मेशन कर देगा ये हेक्सेन। बिल्कुल, ये जो फॉर्मेशन करेगा यहां वो करेगा हेक्सेन। और एक ऐसा हो सकता है ये प्रोपाइल और ये इथाइल आपस में कपलिंग कर लेगा, तो जब इथाइल और प्रोपाइल आपस में कपलिंग कर लेगा तो यहां पे ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन करेगा, 1 2 3 4 5, इसको कहा जाता है अब पेंटेन। बातें समझ में आ गई ना कि एक बार इथाइल का इथाइल के साथ कपलिंग ब्यूटेन बन गया, एक बार प्रोपाइल का प्रोपाइल के साथ कपलिंग तो हेक्सेन बन गया, एक बार प्रोपाइल का इथाइल के साथ कपलिंग, जैसे पीछे हमने बताया था आपको उसी प्रकार से तो पेंटेन बन जाएगा। इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछता है आपको कैसे कि व्हेन जब यहां पे हम लोग इथाइल हैलाइड और प्रोपाइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या नहीं बनेगा, ऐसा आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। हाँ, ये सारे क्वेश्चन को ध्यान रखोगे, ये आपने सीख लिया क्रॉस्ड ऊर्ज रिएक्शन अच्छे तरीके से। अब एक और यहां पे आपको बताने जा रहा हूं, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इंटरनल ऊर्ज रिएक्शन। अब ये क्या होता है इंटरनल ऊर्ज रिएक्शन, तो सीखते हैं बच्चों। इंटरनल ऊर्ज रिएक्शन हम लोग कहते हैं जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो दो हेलोजन दिया हुआ रहता है। जी हां, अभी तक क्या था, दो अलग अलग मॉलिक्यूल था, लेकिन अब क्या है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो हेलोजन है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, और इसका अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो सुनिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कर देंगे और इसमें एक ब्रोमीन रखेंगे, एक क्लोरीन रखेंगे, बीच में सोडियम रख देंगे। तो जहां से आपको यहां निकल रहा है ब्रोमीन और क्लोरीन, उसके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो जहां से ब्रोमीन और क्लोरीन निकला है उसके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, यहां से यहां तक एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे और बाहर कर देंगे इसके केस में NaCl और बाहर कर देंगे इसके केस में NaBr। इसका तो नाम सबको ही जानते हो आप, इसका नाम यहां पे होता है, इसका नाम अगर हम लोग लिखें, इसको हम लोग कहते हैं 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। नाम भी आपको आना चाहिए बच्चों, ओके। और इसका नाम क्या है, ये एक बायसाइक्लो कंपाउंड है बच्चों, 1 2 3 4, इसको कहा जाता है बायसाइक्लो 1 1 0। अरे भैया, इस ब्रिज में 1 कार्बन तो 1 लिख दिया, इस ब्रिज में 1 कार्बन 1 लिख दिया, ये बीच वाले ब्रिज में कोई कार्बन नहीं 0 लिख दिया, बायसाइक्लो 1 1 1, 4 कार्बन का पैरेंट चेन है, इसके केस में हम लोग यहां पे कहेंगे ब्यूटेन। यस, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से निकला है दो हेलोजन, इसलिए इसको कहा जाता है इंटरनल ऊर्ज रिएक्शन। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे NaCl NaBr निकाल करके रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरीके से और देते हैं, अभी रुकिए, इतना आसानी से नहीं होता है, सीखना पड़ता है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। मैं हड़बड़ी में नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है ना। बिल्कुल, मेरा आदत है किसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना, हर एक चीजों को, जिससे कि बच्चे को एक भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। देखिएगा, ये दिया हुआ है, अब इसका बच्चों आपको करना क्या है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब सुनिए, यहां पे उसी प्रकार से बीच में रखना है सोडियम और एक ब्रोमीन यहां से जब निकालोगे आप तो कुछ ऐसा बनेगा प्रोडक्ट, ऐसा
लेकिन अब फर्दर रिएक्शन मत करिएगा, एक ही ब्रोमीन निकलेगा दोनों कार्बन से, एक ब्रोमीन यहां से एक ब्रोमीन यहां से, दूसरा नहीं निकलेगा। उसका कारण यह होता है बच्चों, ये एक बायसाइक्लो कंपाउंड है और बायसाइक्लो कंपाउंड के ब्रिज हेड पोजीशन पे, बायसाइक्लो कंपाउंड के ब्रिज हेड पोजीशन पे sp2 हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल। इसका नाम अगर आप लोगों को लिखने के लिए कहा तो हम लोग कहेंगे 1 उसके बाद 1 के बाद यहां पे कहेंगे 3 और उसके बाद हम लोग कहेंगे टेट्रा ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, ऐसा होता है ये 1133 टेट्रा ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 13 डाइब्रोमो बाइसाइक्लो 110 ब्यूटेन। ये देखिए 1 2 3 4, तो 13 डाइब्रोमो बाइसाइक्लो 110 ब्यूटेन। इस तरीके से यहां पे आप करा सकते हो इंटरनल ऊर्ज रिएक्शन। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दे, आपको बस नॉलेज होना चाहिए। जितना क्वेश्चन आपको कॉपी में करवा दिया है ना, उतना क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से सीख लोगे और जितना वर्ड मैंने बोला है उतना इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में अगर रहेगा तो फिर क्या मजाल है ऊर्ज रिएक्शन से कोई क्वेश्चन इधर से उधर हो जाए। सारे क्वेश्चन को मैंने यहां पे रखने का कोशिश कर दिया है। उसके बाद सुनिएगा, एक यहां पे इंटरनल ऊर्ज रिएक्शन में ऐसा क्वेश्चन है थर्ड में, जिसमें कि ये है और यहां पे ब्रोमीन है दिया हुआ है। वेरी गुड। इसमें भी आपको लिखा हुआ है सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इथाइल ईथर, ऐसा भी लिखा हुआ रह सकता है। बच्चों कुछ नहीं करना है, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। इसमें आपको जहां ब्रोमीन लिखा हुआ है उसके बीच में रखना है सोडियम मेटल को, और सोडियम मेटल को यहां पे रख करके 2NaBr बाहर कर देना है। तो जहां से ब्रोमीन निकल रहा है, जहां से हेलोजन निकल रहा है, उस दोनों कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देना है, उसको ऐड कर देना है। तो देखिए यहां से यहां तक हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। आप देखेंगे जैसे ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, क्या यहां से यहां तक बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो बच्चों 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया 16 डाइब्रोमो हेक्सेन। तो जब आपको दो हेलोजन 1/6 पोजीशन से निकलता है तो फॉर्मेशन करता है इसके केस में साइक्लोहेक्सेन। ओके सर जी। और बाहर हो गया इसके केस में 2NaBr। अगर यही दोनों हेलोजन अगर निकलता है 1/5 पोजीशन से तो बनता है साइक्लोपेंटेन। अगर यही दो हेलोजन निकलता है 1/4 पोजीशन से तो बनता है साइक्लोब्यूटेन। अगर निकलता है 1/3 पोजीशन से तो बनता है साइक्लोप्रोपेन। यस, तो ये 1/6 से निकल रहा था, इसलिए यहां पे हम लोग बनाते हैं साइक्लोहेक्सेन। लेकिन यही होता 1/5 पे तो बनता साइक्लोपेंटेन, अगर होता 1/4 पे तो बनता साइक्लोब्यूटेन, अगर होता 1/3 पे तो बनता साइक्लोप्रोपेन। उम्मीद करता हूं बातों आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यस। अब लगे हाथ एक और आपको बता देता हूं, अगर यहां पे आपको कहीं पे ये रहता है ऊर्ज फेटिग रिएक्शन, अब आपको बताता हूं व्हाट इज ऊर्ज फेटिग रिएक्शन। सुनिए, अभी तक हमने क्या किया है, दो मॉलिक्यूल लिया है एल्काइल हैलाइड, चाहे सेम चाहे अलग अलग। अब क्या करता हूं, एक आपको लेना है इसके केस में एराइल हैलाइड, बिल्कुल एक लेना है इसके केस में एराइल हैलाइड ऊर्ज फिटिग में, और सोडियम मेटल तो रहता ही है, लेकिन दूसरा जो यहां पे रखना है वो आर के जगह पे एल्काइल रखना है, तो दूसरा रखना है इसके केस में एल्काइल हैलाइड। तो जब एक मॉलिक्यूल लेते हैं एराइल हैलाइड और एक लेते हैं एल्काइल हैलाइड और उसका सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इसको कहते हैं बच्चों ऊर्ज फिटिग। फिटिंग नहीं, ऊर्ज फिटिग कहते हैं। ये ऊर्ज फिटिग रिएक्शन होता है और यहां पे जो फॉर्मेशन करता है ना, इसको हम लोग कहते हैं एल्काइल बेंजीन। बिल्कुल एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। बाहर हो गया है इसके केस में 2NaX। जैसे कि अब आप देखो ये दिया हुआ है इसके केस में ऐसा, और यहां पे ब्रोमोबेंजीन दिया हुआ है, इसका रिएक्शन दे दिया सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, और इसको ऐसा लिखा गया ड्राई ईथर। तो क्या करना है, यहां से बाहर कर देना है 2NaBr, और 2NaBr बाहर करने के बाद बेंजीन और मिथाइल को आपस में जोड़ना है,
तो यही जो फॉर्मेशन करता है इसको कहते हैं मिथाइल बेंजीन, और बाहर हो गया इसके केस में 2NABR। तो देख सकते हो जो फॉर्मेशन किया ना उसको कहते हैं टॉलिन। तो ब्रोमोबेंजीन मिथाइल ब्रोमाइड आपस में कपलिंग करता है। तो जब बच्चों एक होगा एल्काइल हैलाइड और एक होगा एराइल हैलाइड, तो उसका जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मेटल रहेगा सोडियम और कुछ नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, उसको कहा जाता है उर्ज फिटिग रिएक्शन कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर आपको डायरेक्ट में यहां पे लिखता हूं, जैसे कि आप देखो एक दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन और एक दिया हुआ है इसके केस में इथाइल क्लोराइड, और इसका रिएक्शन मेरे को लिखता है बाबू सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ऐसा आपको लिखा तो क्या करेंगे, बीच में रखेंगे सोडियम को, एक क्लोरीन यहां से एक क्लोरीन को यहां से बाहर कर देंगे, तो 2NaCl बाहर हो गया, और 2NaCl बाहर होने के बाद यहां पे इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है और बाहर हो गया 2NaCl हो तो गया। इसको कहते हैं उर्ज फिटिग रिएक्शन, लेकिन इसमें एल्काइल बेंजीन बनता है। ये जो है यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन चूंकि उर्ज रिएक्शन हम पूरा का पूरा पढ़ रहे थे तो जो भी उर्ज रिएक्शन में आता है सब आपको पढ़ा दिया, ठीक है ना, बिल्कुल, क्योंकि ये पढ़ना है 12th क्लास में। आप कहोगे सर जी एनसीईआरटी में कहीं है ही नहीं, 11th वाला बोलेगा सुन जाओ सुनो, तुम अभी बच्चे हो, कितना बच्चे हो, छोटे बच्चे हो। ये दिया हुआ है 11th का जो हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर है उसमें दिया हुआ एनसीईआरटी में, ठीक है ना, हाँ सब दिया हुआ है। उसके बाद एक और होता है जो एनसीईआरटी में 12th वाले में दिया हुआ है, वो है फिटिग रिएक्शन। बच्चों जब दोनों एल्काइल हैलाइड होता है तब तो उर्ज रिएक्शन कहते हैं, जब एक एल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड होता है तो उसको कहते हैं उर्ज फिटिग रिएक्शन। लेकिन जब दोनों का दोनों मॉलिक्यूल होता है एराइल हैलाइड, कौन सा, एराइल हैलाइड होता है दोनों मॉलिक्यूल, उसको कहा जाता है फिटिग रिएक्शन। यस, तो फिटिग रिएक्शन में क्या करना है, दो मॉलिक्यूल आपको लेना है इस तरीके से एराइल हैलाइड, दोनों मॉलिक्यूल एराइल हैलाइड, और यहां पे सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा देना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसमें तो कोई कमी नहीं करना है, ड्राई रखना है, मॉइस्चर नहीं रखना है। तो यहां पे कहेंगे कि दोनों मॉलिक्यूल जो रखना है वो रखना है एराइल हैलाइड। तो जब दो एराइल हैलाइड का आपस में रिएक्शन होता है इसको कहा जाता है इसको कहा जाता है फिटिग रिएक्शन, फिटिग। अब ये दोनों फिनाइल को आपस में आप कपलिंग कर दीजिए इस तरीके से, जहां से हेलोजन निकल रहा है उसी कार्बन से दोनों का आप कपलिंग कर दीजिए, 2NX बाहर हो गया। इसी को यहां पे हम लोग कहते हैं बायफिनाइल। क्या कहते हैं, बायफिनाइल और डायराइल। दो एराइल यहां पे आपस में कपलिंग कर लिया है, इसको कहा जाता है फिटिग रिएक्शन। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होगी और आपका दिमाग जो है अभी पढ़ाई के लिए बिल्कुल एक्साइटेड होगा सीखने के लिए, तब मैं सिखाऊंगा। अगर आप बोलो कि सर जी आज रहने दो तो यहीं पे रहने देता हूं, लेकिन मेरी बात मानो, अभी और पढ़ाई करो। यहां तक पढ़े हो इसका मतलब आपको पढ़ने में रुचि है, आपको मन लगता है पढ़ने में, ठीक है। अब सीखो बच्चों 5th नंबर, उर्ज रिएक्शन बहुत लंबा था, पूरा हमने अच्छे एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां पे देखते हैं 5th मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का, वो है बाय ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। अब ये क्या होता है पहले इसको हम लोग सीखते हैं, सुनिएगा ध्यान से। होता क्या है, होता यह है कि सबसे पहले हम लोग एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जैसे बच्चों हम लोग RX यानी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, जो यहां पे मैग्नीशियम मेटल है तो मैग्नीशियम मेटल और RX के बीच में बॉन्ड बनाना है, यानी R और X के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है। तो R और X के बीच के बॉन्ड को तोड़ करके बीच में एक मैग्नीशियम को ला देना है, मैग्नीशियम को ला देना है बीच में, तो बन जाएगा RMgX और बाहर तो कुछ नहीं होगा। इसको क्या कहते हैं, सो सुनिएगा, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। यस यू आर राइट ब्रो, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इसको कहते हैं, और इसी को कहा जाता है इसी को यहां पे इन जनरल हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यस बोले तो जकास। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है,
बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दोनों होता है। तो यहां पे इसके बारे में ध्यान रखोगे, ये जो होता है ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दोनों होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इसलिए हम लोग कहते हैं ग्रिनार्ड रिएजेंट easily picked proton even with very less acidic compound। yes, बहुत ही वीक से वीक एसिड कोई होगा ना, उससे भी H प्लस को पिक कर लेता है, क्योंकि ये जो ग्रेनार्ड एजेंट होता है बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। अब ये कैसे हम लोग यहां से एल्केन बनाएंगे वो बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले इसको नोट कर लीजिए। ये सारे जो लाइन मैं लिख रहा हूं ना, ये अमृत है, अमृत इसी को कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए आपको जैसा कि बताया ये RMgX एक स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। तो होता क्या है बच्चों, ये जो RMgX बना तो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा Mg प्लस R माइनस। जी हाँ, कैसे, क्योंकि R है नॉन मेटल, कार्बन है, मैग्नीशियम है मेटल, इसका हम लोग करते हैं अब हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस। तो यही जो R माइनस है बाबू H प्लस को पिक करेगा, R माइनस H प्लस को पिक करेगा तो यही फॉर्मेशन कर देता है इसके केस में एल्केन। और साथ में देखिए क्या होता है, साथ में इसका जो OH माइनस है वाटर का वो Mg प्लस के साथ जाता है, और Mg प्लस के साथ जब जाता है तो बनता है MgOHX, MgOHX ऐसा बन जाता है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल लेकर के बताता हूं, R के जगह पे अलग अलग एल्काइल लेकर के बताता हूं किस तरीके से यहां पे हम लोग बना सकते हैं एल्केन। जैसे कि प्यारे बच्चों, अगर आप सोचो यहां पे हम लोग लेते हैं मिथाइल ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन पहले करवाते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो सबसे पहले घबराना नहीं है, कार्बन और ब्रोमीन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करके मैग्नीशियम को बीच में डालना है तो फॉर्मेशन कर देगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये बन गया। अब जो बना मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। आसानी से, जरूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा वाटर ही लेंगे, आप एल्कोहल ले सकते हो, फिनॉल ले सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो, सल्फोनिक एसिड ले सकते हो, HCl ले सकते हो, अरे कोई भी आपको एसिडिक कंपाउंड लेना है। यहां तक कि आप टर्मिनल एल्काइन भी ले सकते हो जो स्लाइटली से स्लाइटली एसिडिक होगा, जो रिएक्शन में H प्लस दे सकता है, किसी को भी ले सकते हो। लेकिन इन जनरल सबसे सस्ता, सबसे आसानी से उपलब्ध कौन होता है, पानी। तो सबसे सस्ता, सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाला पानी है, इसलिए पानी सब जगह लिखा हुआ रहता है। तो CH3 माइनस H प्लस को पिक करेगा, तो H प्लस को यहां पे जोड़ोगे, यही फॉर्मेशन क्या करेगा, मीथेन। अब बाहर हो जाएगा इसके केस में MgOH और Br, ऐसा मीथेन बना दिया। या फिर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है कहीं पे CH3 CH2 एंड Cl, इसका रिएक्शन पहले हम लोग मैग्नीशियम के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बच्चों बीच में आप ला दो मैग्नीशियम को, यानी कि फॉर्मेशन कर देगा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। बिल्कुल, ये फॉर्मेशन कर देगा इस बार क्या, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसा इस बार मान लो कि यहां पे हमने रख दिया वाटर के जगह पे एल्कोहल। तो अगर आप एल्कोहल रखते हो जैसे कि इथाइल एल्कोहल, तो इथाइल एल्कोहल कैसे टूटेगा बच्चों, ये टूटेगा O माइनस H प्लस, और ये कैसे टूटेगा CH2 माइनस Mg प्लस। जहां मैग्नीशियम अटैच्ड है उस पे आएगा निगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये नेगेटिव चार्ज किसको पिक करेगा, O माइनस को कि H प्लस को, बोलो। आप कहोगे पिक करेगा सर जी H प्लस को। जैसे यहाँ पे H प्लस जाएगा, इस बार ये क्या फॉर्मेशन कर देगा बच्चों, इथाइल है तो इथेन का फॉर्मेशन कर देगा ना। और Mg प्लस कहां चला जाएगा, C2H5O माइनस के साथ, तो C2H5O माइनस के साथ Mg क्या है, Mg के साथ Cl है, ये हो जाएगा इथॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। यहां था मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, और ये हो गया इथॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसा बना सकते हैं। या फिर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर यहां पे देखो ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है, इसका रिएक्शन आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम का, सॉरी आइसोप्रोपाइल
ब्रोमाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करते हैं और वो अपना प्यारा सा ड्राई ईथर तो रहेगा ही, क्योंकि मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो आपको यहां पे नहीं रखना है वाटर। तो अब इसके केस में सबसे पहले क्या होगा, ब्रोमीन और कार्बन के बीच में मैग्नीशियम आ जाएगा, तो बन जाएगा आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये कैसे टूटेगा, Mg+CH-। फर्दर इसका क्या करो ना, सबसे सस्ता सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाला पानी डाल दो, क्योंकि वाटर स्लाइटली एसिडिक तो होता ही है, स्लाइटली एसिडिक होता ही है, तो यहां से C- जो बेस है, ग्रेनाड रिएजेंट का जो बेस है, वाटर के H+ को पिक करेगा। जैसे ही पिक करेगा तो यहाँ पे H+ जोड़ोगे तो एक H पहले से है, हो जाएगा 2H यानी कि प्रोपेन, और बाहर हो जाएगा इसके केस में MgOH-Br। इस तरीके से हम लोग प्रोपेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होगी, किस तरीके से हम लोग पहले ग्रेनाड रिएजेंट बना लेते हैं, फर्दर उसका हम लोग किसी भी एसिडिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन करता है एल्केन, आपने सीखा। एक और बता देता हूं आज के क्लास का लास्ट मेथड, उसके बाद अगले लेक्चर में लेकर के आऊंगा आप लोगों को कुछ और मेथड, तब जाकर के इसको मैं फिनिश करूंगा पूरे प्रिपरेशन को, तो मजा आएगा। क्योंकि मैं जब बताता हूं ना तो इधर उधर छोटा छोटा करके नहीं बताता हूं, पूरा कंप्लीट आपको बताता हूं कि अगर मेरे चैनल पे आप पढ़ने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, तो आपको इतना मैं दे दूं नॉलेज, किसी एग्जाम में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, सारा क्वेश्चन आसानी से बने, इतना अगर प्रैक्टिस रखते हो तो। क्योंकि आप मेरे पास टाइम दे रहे हो, सबसे बहुमूल्य चीज होती है बच्चों, ठीक है, समय से बढ़ के कुछ नहीं होता है। आप जब समय मेरे को दे रहे हो इतना इंपॉर्टेंट, तो मेरा फर्ज बनता है आपको अच्छे क्वालिटी यहाँ पे दो टीचिंग में, जिससे कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो, सारे एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन बने, आप जो चाहो सो बनो, यही तो मेरी शुभकामनाएं होती है आप लोगों को। देखो आज की क्लास का लास्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे, वो है 6 नंबर में, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ मेटल एंड एसिड। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी का जितना प्रिपरेशन का मेथड है आज के ही लेक्चर में सारे के सारे कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी से बाहर भी कुछ कुछ बताया जो जरूरी है, और कुछ और बताना हमको बाकी है। जैसे कि देखिए अब ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ मेटल एंड एसिड। सुनिए, जैसे कि अगर मेरे को दिया हुआ है मिथाइल ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन देगा जिंक के साथ, या मान लीजिए यहां पे मिथाइल क्लोराइड जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर आपको यहां पे ऐसा देता हूं जिसमें कि ये दिया हुआ है इथाइल ब्रोमाइड जिंक मेटल, यहां जिंक ही लेना है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। यस, एसिड के रूप में HCl ले सकते हो, एसिटिक एसिड ले सकते हो, चाहे यहां पे ऐसा भी दे सकता हूं प्यारे बच्चों, CH3CH2 के साथ आप ले सकते हो, आयोडीन भी ले सकते हो, कोई नहीं रोक सकता है। आप यहां पे ले सकते हो जिंक कॉपर कपल, ऐसे लिखा हुआ मिलेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल एल्कोहल। ये कैसे होता है वो बताता हूं मैकेनिज्म आप लोगों को, घबराइएगा मत। पहले सबसे पहले देखिए इसका बताता हूं आपको मैकेनिज्म किस तरीके से यहां पे होता है। ओके, एक RX लेकर के बताता हूं। R के जगह पे मान लीजिए मिथाइल इथाइल प्रोपाइल है, तो ध्यान से देखोगे बच्चों, ये RX है, इसका जिंक के साथ हम लोगों को रिएक्शन करवाना है इन एसिडिक मीडियम। कैसे होगा रिएक्शन बच्चों, जिंक यहां पे होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है दूसरे को रिड्यूस करना, और खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज। ओके, तो सबसे पहले यहां पे होता ऐसा है कि जिंक खुद ऑक्सीडाइज करता है, और ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट होता है Zn2+ में, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। तो जिंक पहले ऑक्सीडाइज हो गया, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। उसके बाद क्या होता है सो सुनिएगा, अब जो यहां पे एल्काइल हैलाइड है, वो एल्काइल हैलाइड का बॉन्ड यहां से टूटता है। तो बॉन्ड जब टूटता है तो X- के रूप में टूटता है, क्योंकि हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो बॉन्ड टूटता है इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, और जैसी डिफिशियंसी होती है तो यहां पे जो ये इलेक्ट्रॉन 2 निकला था, 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक से निकला था, ये 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाता है R के ऊपर, क्योंकि X- इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है, तो बन जाता है इसके केस में R- और बाहर हो जाता है एक X-। जी हां, ध्यान सीखिएगा। तो बच्चों यही RX टूटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक वाला यहां पे आ गया,
तो बन गया R माइनस। और अब जब R माइनस बनिए गया तो यहां पे HCl क्या है, एसिड। आपको पता है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो यही R माइनस यहां से H प्लस को पिक कर लेता है और जैसे H प्लस को पिक करता है बन जाता है एल्केन, बाहर हो गया Cl माइनस, बिल्कुल Cl माइनस बाहर हो गया। अब क्या हुआ, यहां एक बचा है X माइनस, देखो ना ध्यान से, यहां एक निकला है Cl माइनस और यहां बचा हुआ है Zn2 प्लस। तो यही जो बचा हुआ है बच्चों Zn2 प्लस, वो एक एक्सेप्ट करता है X माइनस को, एक करता है जो भी यहां पे है Cl माइनस रहेगा, चाहे एसिटिक एसिड होगा तो CH3CO माइनस होगा, इथेनॉल होगा तो C2H5O माइनस होगा। H प्लस निकलने के बाद एसिड का जो पार्ट बचा वही यहां पे कपलिंग करेगा तो बनेगा ZnXCl, ऐसा बन जाएगा। नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, जिंक को ऑक्सीडाइज करना है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा और एल्काइल हैलाइड जो है जहां पे हेलोजन है, जिंक का 2 इलेक्ट्रॉन वहीं पे ऐड करना है, जहां पे हेलोजन है उसी कार्बन पे जिंक के द्वारा दिए हुए 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे, बनेगा CH3 माइनस। तो R के जगह पे हो जाएगा मिथाइल, तो CH3 माइनस में क्या करना है, इस HCl का H प्लस को जोड़ना है। तो जब HCl का H प्लस को जोड़ोगे जहां पे हेलोजन है तो बन जाएगा मीथेन। एक Cl माइनस यहां से निकलेगा, एक Cl माइनस यहां से निकलेगा, तो 2 Cl माइनस और एक यहां से Zn2 प्लस, यानी Zn2 प्लस 2 क्लोरीन के साथ मिलकर के क्या बना देगा, ZnCl2। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, यहां पे फिर से जिंक ऑक्सीडाइज करके देगा 2 इलेक्ट्रॉन। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, जहां पे आपको दिया हुआ है ब्रोमीन, ब्रोमीन जहां दिया हुआ है वहां जाएगा, तो बन जाएगा CH3CH2 माइनस, CH3CH2 माइनस, यहां 2 इलेक्ट्रॉन। अब यही CH2 माइनस एसिटिक एसिड का H प्लस पिक करेगा, तो यहां पे चूंकि इथाइल है तो बन जाएगा इथेन। बिल्कुल, एक H प्लस यहां से लेके यहां पे जोड़ दीजिए। अब एक जिंक के साथ एक जाएगा ब्रोमीन, एक बच गया CH3CO माइनस, तो क्या निकलेगा, यहां पे ऐसा लिख सकता हूं इसको मैं CH3COO माइनस, और इसके साथ यहां पे जिंक तो दिखाओगे ही, और जिंक के साथ एक चला गया Br माइनस, तो एक Br माइनस गया Zn2 प्लस के साथ और एक गया CH3CO माइनस, क्योंकि यहां से जो H प्लस निकला है वही H प्लस गया है यहां पे। उसके बाद देखिए, यहां पे जिंक कॉपर कपल लिया जाता है। अगर आप इथेनॉल लेते हो तो जब आप इथाइल अल्कोहल जैसा वीकर एसिड लेते हो तो वहां पे लिखा जाता है जिंक कॉपर कपल। मेन काम होता है जिंक का ही, कॉपर सिर्फ होता है सपोर्टिव कैटलिस्ट। कॉपर कहता है जिंक को कि भाई तू चल, हम हैं तुम्हारे साथ, लेकिन मैकेनिज्म में रियल में पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहां पे जिंक फिर से ऑक्सीडाइज करके 2 इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर वही इथेनॉल से H प्लस यहां से पिक करेगा, तो जितने कार्बन का ये आपको दिख रहा है ना, उतने कार्बन का एल्केन बनेगा। यहां पे हो जाएगा प्रोपेन, यहां से निकला एक I माइनस, यहां से निकला C2H5O माइनस। यही C2H5O माइनस जो है जिंक के साथ बॉन्ड बना करके बाहर हो जाएगा, और एक बाहर हो जाता है इसके केस में कॉपर मेटल। देखो तो बच्चों, आसानी से समझ में आ रहा है ना, जहां पे ये हेलोजन दिया हुआ है ना, वहीं पे आपको सिर्फ H प्लस को जोड़ देना है। जहां पे हेलोजन निकलेगा वहीं पे खाली H प्लस को जोड़ना है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जी हाँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं रिडक्शन। तो उम्मीद करता हूं ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि नीट में पूछा जाता है। और जानते हो कौन ऐसा एल्काइल हैलाइड है जिसका रिडक्शन इस मेथड से नहीं होता है? अगर आपसे कोई पूछा जाए तो ध्यान रखोगे RF। अगर कहीं पे आप लोगों को ऐसा देता है, R की जगह पे कुछ भी हो सकता है, F की जगह पे फ्लोरीन है, एल्काइल यानी X की जगह पे फ्लोरीन है। अगर कहीं पे दिया हुआ है एल्काइल फ्लोराइड, और एल्काइल फ्लोराइड का रिएक्शन अगर आपको दिया जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, यानी कि HCl एसिटिक एसिड या फिर इथेनॉल, तो आप इसके केस में कहोगे नो रिएक्शन। एनसीईआरटी को पढ़ करके देखना, एनसीईआरटी में साफ साफ आपको लिखा हुआ है कि एल्काइल फ्लोराइड का रिडक्शन इस मेथड से नहीं हुआ है, नहीं होता है। वहां लिखा हुआ है एक्सेप्ट एल्काइल फ्लोराइड, ठीक है ना, वहां पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट एल्काइल फ्लोराइड, नहीं होता है एल्काइल फ्लोराइड का। बाद बाकी F की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा तो हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आप यहां पे देख लीजिए, आपको इसमें से देता हूं CH3 CH2 एंड यहां पे दिया हुआ है CH2 के साथ यहां पे ऐसा ले लीजिए CH है और इसके केस में क्लोरीन है और CH3 है। कोई बात नहीं बच्चों, जिंक यहां पे सिर्फ H प्लस भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आखिरकार H प्लस कहां से आता है? एसिड से।
एनसीईआरटी में देखोगे खाली H+ लिखा हुआ है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। हाँ, तो यहां पे आपको H+ आता है एसिड से, HCl मान लीजिए। तो जहां पे ये क्लोरीन है वहीं पे जिंक का दिया हुआ 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और फिर H+ यहां पे आएगा, यही फॉर्मेशन कर देता है CH3 CH2 के साथ CH3 और बाहर हो गया इसके केस में ZnCl2। एनसीईआरटी में जैसे लिखा है वैसे मैं बातें करूं कि एनसीईआरटी में RX दिया हुआ है, जिंक दिया हुआ है और HCl एसिटिक एसिड या इथेनॉल नहीं लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है सिर्फ H+। तो H+ का मतलब होता है बच्चों रिएक्शन में एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम होता है? एसिडिक मीडियम। जहां भी H+ लिखा हुआ है मतलब एसिडिक मीडियम होता है। तो यहां से X को आप बाहर करोगे, H+ को जोड़ दोगे, बात खत्म। और यही बन जाता है इसके केस में एल्केन। ये एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। बाद बाकी यहां पे हमको मालूम नहीं है कि H+ कहां से आया है, तो यहां पे मालूम नहीं है कि हमको Cl- है कि CH3CO- है या C2H5O- है। तो जिंक के साथ हम कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं। जहां से हेलोजन को हटाते हैं वहां पे H+ को खाली जोड़ करके मिथाइल होगा तो मीथेन बनेगा, इथाइल होगा तो इथेन बनेगा, प्रोपाइल होगा तो प्रोपेन बनेगा। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। एल्काइल फ्लोराइड का रिडक्शन इस मेथड से नहीं होता है। बच्चों आज के लेक्चर को हम लोग इतना ही रखते हैं। अभी तक हम लोगों ने एल्केन की प्रिपरेशन का 6 मेथड आपको पढ़ा दिया है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन खत्म हो चुका है, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। कुछ रिएक्शन अभी मैं आप लोगों को और बताऊंगा जो आपको आगे की क्लास में 12th क्लास वगैरह में काम देगा। और अगर टारगेट अचीवर के बच्चे हैं तो कंप्लीट आपको रेंज मिल जाएगा होल सिलेबस का। तो आपको अगले लेक्चर में जो बचा हुआ है प्रिपरेशन का मेथड वो बताऊंगा और फिजिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा। तब तक आप यहां तक अच्छे से सीखें, क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस जरूर करें और एनसीईआरटी को आप लोग जरूर पढ़ें। तो आपको नीट एग्जाम हो चाहे जेईई मेन हो, सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे। ठीक है बच्चों, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, ईमानदारी से आप पढ़ाई करेंगे, आप जिस कॉलेज में चाहेंगे वहां पे जा सकते हैं। सिर्फ माइंडसेट पॉजिटिव रखना है। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।